हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अध्याय 1। नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर परिचित भेंट या ट्रिस्ट वेस्ट ट्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की इस जनता इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंदी हुई थी। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इस स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया, उस देश को आज़ाद करने में अपनी जी जान लगा दी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। जनता के द्वारा जो जनता वोट डालती है उस हिसाब किताब से चलाया जाएगा। और दूसरी यह है कि सरकार सबसे भले के लिए काम करेगी, सबके लिए भले का काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोर का खास ख्याल रखा जाएगा। देश में अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ भारत और पाकिस्तान बन गए थे। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी थी। एक तो देश बहुत गरीब था, ऊपर से दूसरे देश को अब बंटवारा हो गया था अपने ही देश में, और गरीबी के हालत में हमें उसमें सफल होना था। तो कैसे? आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। तीन चुनौतियाँ थीं। मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियाँ थीं। पहली थी तात्कालिक चुनौती। एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज को सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। हमारा देश बहुत बड़ा और विशाल देश है। यहाँ अलग अलग तरह की बोली बोली जाती है, संस्कृति अलग अलग है, अलग अलग धर्म के अनुयायी है। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इन्हीं विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत किसी राष्ट्रीय एकता की बात करके सबसे ज़्यादा जोर देगा, बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे हर क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम कैसे करेगी, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश बन तो जाएगा, लेकिन इतने पढ़े लिखे इंसान तो नहीं हमारे देश में। किस तरह से एकजुट होगा, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। क्या हम एकजुट हो पाएंगे? क्या हम एक दूसरे की बात समझ पाएंगे? सब धर्म, सब जाति अलग अलग जो रहते हैं, क्या वो एक दूसरे की बात समझ पाएंगे? यही सबसे बड़ा कारण था। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है कि सब आराम से शांति से एक देश में रहेंगे और हर नागरिक को मतदान का पूरा अधिकार दिया जाएगा। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इस विशेषताओं से यह बात तो सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के
भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान ज़रूरी है, लेकिन इतना भर काफ़ी नहीं होता। चुनौती यह भी है कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चल ना पाए। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत सारे प्रश्न थे और उसका उत्तर ढूंढने की सब कोशिश में लगे हुए थे। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला होता है, न कि कुछ एक तबकों का। यानी कि देश तो इतना विशाल है ही, हर एक राज्य को साथ लेके चलना, हर एक इंसान को एक साथ लेके चलना बहुत बड़ा चुनौतियों का सामना था। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ हो गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए। कोई हिंदू, मुस्लिम, कोई भी किसी धर्म का हो, सबको एक साथ लेकर चलना और सामाजिक रूप से वंचित तबकों को, धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष